तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक, तीनों टॉपिक को एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्लियर, विथ एक्सेप्शन। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? अगर मैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लूं, तो उसके लास्ट सेल से, जैसे मान लो कि कोई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड मतलब उसको आइसोलेट करके रखें, तो ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके सेल्स हैं, या फिर पीरियड भी बोलते हैं इसी को। तो ये उसके सेल्स हैं या फिर ऑर्बिट हैं, क्लियर। तो अगर मैं इसके आउटर मोस्ट सबसे लास्ट वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको शॉर्ट में हम IE से रिप्रेजेंट करते हैं, IP भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल IP भी बोलते हैं। ठीक, तो यही होता है अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर। अब देखो, अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा। देखो, अगर इसका साइज छोटा है तो यहाँ पे अट्रैक्शन, यहाँ पे ये इसके न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा ना। तो ये अगर दूर है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, और अगर पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा अगर पास है तो। दूर और पास का क्या कहने का मतलब है? साइज। अगर एटम का साइज बड़ा है तो उसके सेल भी बहुत ज्यादा होंगे उसमें, तो ये दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। और अगर ये पास है, एटम छोटा है, पास है, तो उसका सेल पास में है, अंदर वाले पास वाले सेल में है, प्रेजेंट है। हालांकि एटम छोटा है लेकिन उसका लास्ट सेल है, वो मान लो दूसरा ही सेल है, तीसरा ही सेल है, फिर पहला ही सेल है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस उस पर लगाएगा वो क्या होगा? वो लगेगा मैक्सिमम। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जो अपना IE होगा या फिर IE होगा, वो क्या होगा? वो भी कम लगेगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका IE भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इससे एक रिलेशन निकल के आता है, जैसे मैं IE और साइज के बीच में रिलेशन देखूं तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज देखो कैसे होगा, अगर साइज ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा सेल होंगे। ठीक, साइज ज्यादा बड़ा है तो सेल ज्यादा होंगे, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो अपना IE भी कम हो जाएगा। एक एक पॉइंट को समझना। अगर साइज छोटा है तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बढ़ जाएगा। और वो बढ़ जाएगा तो क्या अपना IE भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। और इसको और मैं क्या बोल सकता हूँ? Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, है ना, क्योंकि साइज के इनवर्सली होता है। समझ में आया। देखो, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं देखूं, तो सबसे ज्यादा जिसका IE है वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस जितने भी हैं उनका IE सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो फुल फील्ड है और अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेंगे यार। अगर कोई स्टेबल है पहले से तो क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा? जैसे देखो कि नियॉन है, Ne 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2
2s2 और 2p6। तो 6 का तीनों ऑर्बिटल ठस भरा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा, ये स्टेबल है ना, तो नहीं चाहेगा। तो सबसे ज्यादा होता है IE इनर्ट गैस का मैक्सिमम, पूरे पीरियोडिक टेबल में होता है मैक्सिमम, मैक्स होता है सबसे मैक्स। ठीक, नोट करते जाना। साथ ही साथ में एक और पॉइंट है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल हैं एंड फुल फील्ड। अगर किसी एटम में हाफ फील्ड है ऑर्बिटल या फिर फुल फील्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी हाई होगी एज कंपेयर टू अनफिल्ड। अनफिल्ड मतलब जो पूरे तरीके से फील्ड नहीं हुए हैं। जैसे मैं बताता हूँ अनफिल्ड और फुल फील्ड का डिफरेंस, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगर नॉर्मली हम देखें तो अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जनरली जो है IE इंक्रीज होता है और इधर आएंगे तो साइज बढ़ते जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है, तो IE कम होते जाता है, मतलब जेड इफेक्टिव इधर बढ़ते जाता है और इधर नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाता है। ठीक, क्लियर। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कुछ एक्सेप्शन है जिसको मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे सेकेंड पीरियड की बात करूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है अपना सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 और 2s1 हो जाएगा। ठीक, इसका 1s2 और 2s2 हो जाएगा। इसका देखूं तो 1s2, 2s2 और 2p1 हो जाएगा। इसका देखूं तो 2p2, अब डायरेक्ट लिखते जाता हूँ ना, 2p2 और इसका 2p3, 2p4 और 2p5 ऐसे हो जाएगा। लास्ट ऑर्बिटल बस से मेरे को काम है। ठीक, तो स्टार्टिंग का मिटा देता हूँ सब कुछ। ठीक, इधर देखो, अगर मैं IE देखूं तो जनरली अगर यहां से मैं यहां जाऊं तो बढ़ते जाएगा। ठीक, जनरली यहां से यहां जाऊं तो बढ़ते जाएगा, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है, यहां पे और यहां पे। कैसे, देखो, इसका जो s ऑर्बिटल है क्या वो फुल फील्ड है, और इसका जो p ऑर्बिटल है इसको बोला जाता है अनफिल्ड, है ना, पूरा नहीं भरा है, पूरा नहीं भरा है। और ये क्या है अपना फुल फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है इसके कंपेयर में, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा इसके कंपेयर में। ठीक, चलिए, वैसे यहाँ पर भी देख लो कि अगर p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का बना रहा हूँ और ये ऑक्सीजन का बना रहा हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भरेगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भर जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, क्या ये हाफ फील्ड है, क्या ये हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और ये अनफील्ड ऑर्बिटल है, ना आधा भरा है ना पूरा भरा है। ठीक, अपूरित कक्षक बोलते हैं, पूरा नहीं भरा है ये। तो इसका फाइनल, ये भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है और ये भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इसका फाइनल ऑर्डर कुछ ऐसे हो जाता है, लिथियम, फिर क्या आ जाएगा, बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और लास्ट में फ्लोरीन। थोड़ा नीचे में लिख देता हूँ,
लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो इसका ऑर्डर जनरली ऐसे ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो जाता है। कैसे? ये उठ के यहाँ आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है, ये उठ के यहाँ चला आता है और ये यहाँ चला जाता है। क्लियर? दो ही आपके एक्सेप्शन है सेकंड पीरियड में। क्लियर? क्लियर हो गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। चलो, अब वही मैं ये सेकंड पीरियड का देख लिया। अब यहीं पे अगर मैं थर्ड पीरियड का देखूं, चलो यहीं पे मैं थर्ड पीरियड का देखना चाहूं तो क्या होता है थर्ड पीरियड में? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो सेम वैसा ही आएगा इसमें भी। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर? इसका हो जाता है 3s2। लास्ट ऑर्बिटल को लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दिया हूँ ना, ठीक है, देख लेना लेक्चर, पुराना लेक्चर। और ये क्या हो जाएगा? 3p1 ये हो जाएगा। फिर ये इस दोनों में देखोगे तो 3p3 और ये 3p4। तो इसका फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है ना। सेम इसी की तरह ये भी यहीं पे, यहाँ पे भी वही, तो ये भी ये फुल फील्ड है, ये ऐसे टाइप का हो जाएगा। ठीक, तो इसका फाइनल ऑर्डर मेरे को देखने को मिलेगा, यहाँ देखना, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक, उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, कुछ ऐसे इसका ऑर्डर देखने को मिलता है। क्लियर? क्लियर हो गया तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो और नोट कर लो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि ज्यादा कुछ लिखवा नहीं रहा हूं मैं, बस नॉर्मल रफ वाला नोट बना लेना। ठीक, हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इनर्ट गैस का मैक्सिमम होता है ये भी समझ में आ गया, अनफिल्ड जो है वो फुल फील्ड और हाफ फील्ड के कंपेयर में कम स्टेबल होता है ना। एक्सेप्शन देख लिया सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड का। ठीक, अब हम कुछ डी ब्लॉक का देखते हैं। डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक में भी सीक्वेंस जो है ना, स्कैंडियम का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसका साइड का रेडियस देख लिया था हम लोग, इसका रेडियस देख लिया था हमने ना, कि इसका आयनिक रेडियस क्या होगा, कैसे होगा, वो सब चीज देखा था हम लोगों ने। ठीक, यहाँ से यहाँ तक बढ़ते जाता है, यहाँ से यहाँ तक कम होते जाता है, फिर यहाँ पे बढ़ जाता है, फिर यहाँ पे तीनों का इक्वल हो जाता है, फिर इधर बढ़ते जाता है अचानक से। ऐसे करके देखा था हम लोगों ने ना साइज का। तो लास्ट वाला लेक्चर देख लेना, बहुत जरूरी है। क्लियर? तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखना चाहूँ, ठीक, तो स्कैंडियम तो है ही, स्कैंडियम के बाद वेनेडियम, स्कैंडियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद आता है अपना वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम, फिर टाइटेनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आता है, मैग्नीज के बाद आता है अपना निकल, कॉपर, निकल, कॉपर, और कॉपर के बाद आता है अपना कोबाल्ट, आयरन और Zn। ये इसका फाइनल ऑर्डर निकल के आ जाता है, किसका? IE का। एक्सेप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि सुनो विनीता कमाल थी, ऐसे आते, सुनो विनीता कमाल थी, मैंने पूछा कॉफी पे जाने के लिए, ऐसे करके याद कर सकते हो, कुछ ट्रिक बना सकते हो। सुनो विनीता कमाल थी ऐसे करके कोई, लेकिन ट्रिक कोई काम नहीं आता आपका, बस इसको 2-3 बार लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा और कभी भी भूलोगे नहीं। मैंने भी वैसे ही किया था, 3-4 बार लिख के देखा था, तब मेरे को ऐसे ही याद हो गया था, ट्रिक कुछ भी नहीं लगा था। ठीक, तो ये भी एक्सेप्शन केस ही है।
तो इसको भी याद करना है। आई का ऑर्डर बता दिया मैंने इसमें, ठीक। अब सुनो, अब इसके अलावा कोई एक्सेप्शन कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 में मैं एक एक्सेप्शन बताऊंगा, उसको बस पढ़ना है। इसके बाद कोई एक्सेप्शन नहीं है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, इसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस दो जगह और बता देता हूं, जैसे ग्रुप नंबर 30 है और ग्रुप नंबर 40 है, तो इसमें क्या हो, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक। और इसका देखो तो कहे शिव जी सुन पार्वती, ऐसे करके है। तो इसका जो ऑर्डर का सीक्वेंस जो है, इसका जो ऑर्डर का सीक्वेंस जो है ना, कुछ ऐसे हो जाता है कि टॉप टू बॉटम आते हैं हम लोग, टॉप टू बॉटम आते हैं। तो क्या होना चाहिए, जनरली डिक्रीज होना चाहिए, आई डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि जो इसका एल्यूमिनियम है उसके जगह पे चला जाता है थैलियम, उसके जगह पे चला जाता है थैलियम, और उसके बाद आ जाता है अपना थैलियम चला गया, थैलियम के बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और उसके बाद अपना आ जाता है इंडियम, ठीक। तो ऑर्डर कुछ ऐसे हो जाता है। ये क्यों हुआ ये तो पता होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पर, और ये ऊपर चला गया क्योंकि लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक। चलिए, वैसे ही इनमें देखें तो जनरली ऐसा होना चाहिए था, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे पी भी यहाँ आ जाता है, सुन और एस एन यहाँ आ जाता है, बस इतना ही और कुछ नहीं, इतना ही। ये दोनों एक्सेप्शन याद कर लेना और जितना बताया उतना, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, एक चीज, एक टॉपिक और बचा इसमें से, एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नहीं है एक्चुअल में, वो छोटा सा पॉइंट है। देखो, जैसे ये कोई एटम है, जैसे मैंने बताया ना गैसीय आइसोलेटेड गैसियस एटम ऐसे करके, तो अगर इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो क्या ये ऐसे दिख जाएगा? तो ये इसका जो इसमें जो एनर्जी लगा वो मेरा IE1 है, और यहाँ से ऐसे करके मैं फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं यहाँ से, तो क्या X प्लस प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकल जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, दो इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाला, तो ये हो जाएगा इसका IE2, और यहाँ पे ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो ये IE3 हो जाएगा। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि IE1, IE2 और IE3 में ज्यादा वैल्यू किसका होगा ऐसे करके, तो आप क्या बताओगे? तो आप आंख बंद करके IE3 फिर 2 फिर 1 ऐसे करके मार देना। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। इमेजिन करते जाना, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा IE का वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जितना एनर्जी लगा था उससे ज्यादा यहाँ लगेगा, उससे ज्यादा यहाँ लगेगा। देखो, IE1 फिर IE2 फिर IE3, क्लियर? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, ठीक। चलो, मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, क्लियर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी को यहीं पे कंप्लीट करता हूं। अब आगे बढ़ता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी क्या होता है कि जैसे मैंने गैसियस एटम लिया था लास्ट टॉपिक में, तो इसमें भी मैं एक गैसियस एटम लूंगा और उससे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, और इसमें क्या करूंगा कि जो एटम है उसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराऊंगा,
एक इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट सेल में एंटर कराऊंगा तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, या निकलेगी एनर्जी या एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसी को ही बोलते हैं। क्लियर? इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और ये भी क्या होता है पता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ेगा? अगर न्यूक्लियस द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है ना, तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा ही होगा। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें, तो मैक्सिमम अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है तो वो भी इनर्ट गैस ही दिखाता है। इनर्ट गैस ही दिखाता है एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि ऑलरेडी वो फुलफिल्ड रहता है, भरा रहता है, ऐसे 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 करके। तो ये और इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा? लेना ही नहीं चाहेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है इसको देने के लिए, इसके अंदर डालने के लिए, और टलता भी नहीं है। वो मैक्सिमम होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखना कि सब मैक्सिमम किसका होता है? इनर्ट गैस का होता है। क्लियर? अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ एक्सेप्शन ही कराता हूँ, कुछ एक्सेप्शन कराता हूँ। ठीक, साथ में करना। अगर देखूं मैं अगर सेकंड पीरियड का देखूं तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम, फिर है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद नियॉन। तो अगर मैं ऑर्डर देखूं तो मैक्सिमम किसका होगा? इनर्ट गैस का ही होगा। ठीक, अब उसके बाद देखना, कुछ ऐसा हो जाता है इसका ऑर्डर। तो इसका मैक्सिमम, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इसके लिए एक ट्रिक है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, बस एक ट्रिक है, वो याद रख लेना कि इनर्ट गैस को तो पहले में रख ही दोगे, उसके बाद ये करना कि बेटा ने झूठ बोलकर लड़की को फंसाया। ये ट्रिक याद कर लेना, हो जाएगा। बेटा, फिर ने से एन, फिर झूठ, फिर बोलकर में से बोरॉन, फिर लड़की मतलब Li, को मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन, फंसाया से फ्लोरीन। ठीक, तो बेटा ने झूठ बोलकर लड़की को फंसाया, ऐसे करके एक ट्रिक से याद रख लेना इसको। और अगर थर्ड पीरियड की बात करूं, चलो इसको नोट करो, फिर थर्ड पीरियड की बात करता हूं। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो थर्ड पीरियड में आता है क्या? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक, तो इसमें भी आर्गन तो फर्स्ट में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस है। ठीक, अब उसके बाद इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसका ट्रिक कुछ ऐसा है, ट्रिक नहीं मतलब ट्रिक है यहाँ पर भी। तो मैंने देखो, ये उसका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, ये उसका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। इसके लिए भी ट्रिक है, लिखवा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन तो नहीं है आपके सिलेबस में, सॉरी,
गलती हो गई। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक। तो सबसे मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पर भी गलती हो गई, सॉरी उल्टा कर दिया मैं, बस कॉन्सेप्ट वही है, बस इसको उल्टा कर दिया, ऐसे करके। तो इसके लिए क्वेश्चन है कि बेटा ने झूठ बोलकर लड़की को फंसाया, और इसके लिए है मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। ये इसके लिए ट्रिक है, ठीक। मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली है, इसके लिए ट्रिक है, ठीक। क्लियर? इतना बस याद रखना है इसमें से, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसका है, ऐसे करके, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसका है, ऐसे करके अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या बताओगे? क्लोरीन का मैक्सिमम होता है, सबसे मैक्सिमम, ठीक। क्लोरीन का मैक्सिमम होता है, सबसे मैक्सिमम, ठीक। तो अगर मैं FCl, Br और I में ऑर्डर देखूं तो सबसे ज़्यादा ये ऊपर चला जाएगा, Cl और F, तो कुछ ऐसे इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। क्लियर? एक और है ओल्ड स्टाइल से थी हो, ये 16 नंबर का ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है, ऐसे ही। बस ये एक्सेप्शन है, इतना बस याद करना है, बाकी आपको ट्रिक बता दिया मैंने कि किसका मैक्सिमम और कितना क्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे ये खत्म होता है ये भी टॉपिक, ठीक। ये आपको याद रहना चाहिए, तभी ये सारा चीज बन पाएगा, और एक्सेप्शन याद रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से ऑर्डर बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है हमें, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको En से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई ये A है और ये B के साथ बॉन्ड बना रहा है, आप जानते ही हो कि बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों जने आपस में मिलके बॉन्ड बनाए होंगे। तो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मान लो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे अंदर की ओर चला जाता है इसी के पास। तो यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा। देखो, तो अगर साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो En is directly proportional to 1 upon साइज, और इनवर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। सेम इसके लिए भी वही फार्मूला है। क्लियर? तो अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें तो फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है, ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मैक्सिमम इसी का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा। क्लियर? तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी खत्म हो गया, ठीक। बाकी का क्वेश्चन हम लोग इसके एक लेक्चर बना लेंगे जिसमें इन तीनों का क्वेश्चन करा देंगे, मिक्स वाला। क्लियर? चलिए इतना ही आज के लिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।